स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 15 मार्च 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लग रहे हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इसी तरह खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चले चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार का अगला सीएम कौन, नीतीश के इशारों से बड़ा सस्पेंस, बीजेपी की बड़ी टेंशन। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में अगले मुख्यमंत्री को लेकर के सस्पेंस लगातार गहराता जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाल के बयानों के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार बार बार ऐसे इशारे दे रहे हैं जिससे लगता है कि आने वाले समय में नेतृत्व को लेकर के बड़ा फैसला हो सकता है। इसी वजह से राजनीतिक गलियारों में चर्चा और तेज हो गई है। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री के बयान के बाद बीजेपी के भीतर भी हलचल बढ़ गई है। माना जा रहा है कि अगर नेतृत्व में बदलाव होता है तो सत्ता का समीकरण बदल सकता है। यही कारण है कि सहयोगी दल भी पूरी स्थिति पर नजर रखी हुई है। राज्यसभा चुनाव से पहले बड़ी सियासी हलचल, तेजस्वी यादव से मिले एआईएमआईएम नेता। जब बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर के सियासी गतिविधियां तेज हो गई है, इस बीच एआईएमआईएम नेता अख्तर ईमान ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। हालांकि कुछ दिन पहले ही मुलाकात की थी, लेकिन अब फिर से दोबारा मुलाकात की है। इस मुलाकात को राज्यसभा चुनाव से जोड़ करके देखा जा रहा है और कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इस मुलाकात ने सियासी माहौल को गर्मा दिया है। जहाँ कहा जा रहा है कि एआईएमआईएम आरजेडी को समर्थन दे सकती है राज्यसभा चुनाव में। सीएम पद से कब इस्तीफा देंगे नीतीश, तारीख को लेकर के चर्चा तेज, निशांत को लेकर भी कयास। जी हां, बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे को लेकर के एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है। जहां खबरों में दावा किया जा रहा है कि इस्तीफे की संभावित तारीख को लेकर के अंदर खाने बातचीत चल रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर कुछ भी घोषित नहीं किया गया है, लेकिन लगातार आ रही खबरों से सियासी माहौल गर्मा गया है। सूत्रों के अनुसार नेतृत्व परिवर्तन को लेकर के कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और इस बीच नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। जब कुछ राजनीतिक हलकों में कहा जा रहा है कि भविष्य की राजनीति को लेकर के बड़ा फैसला लिया जा सकता है। हालांकि पार्टी की ओर से इस पर कोई भी स्पष्ट बयान नहीं दिया गया है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि चुनाव से पहले इस तरह की चर्चाएं आम बात होती हैं, लेकिन बार बार सामने आ रही खबरों ने सस्पेंस बढ़ा दिया है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि क्या सच में नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे या फिर ये सिर्फ सियासी अटकलें हैं। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर बड़ा फैसला हो सकता है। साइकिल दुकान की आड़ में गैस की कालाबाजारी, 24 सिलेंडर के साथ दुकानदार गिरफ्तार। जी हाँ, बिहार में गैस की कालाबाजारी का एक और मामला सामने आया है, जहां पर साइकिल की दुकान की आड़ में अवैध तरीके से एलपीजी सिलेंडर बेचे जा रहे थे। जब पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि दुकान के अंदर से गैस सिलेंडर की कालाबाजारी की जा रही है, जिसके बाद छापेमारी की गई है। छापेमारी के दौरान मौके से 24 सिलेंडर बरामद किए गए हैं, जिससे इलाके में हरकत मच गया है। पुलिस के अनुसार दुकानदार बिना किसी लाइसेंस के गैस सिलेंडर जमा करके ज्यादा कीमत पर बेच रहा था। जांच के दौरान पता चला है कि साइकिल की दुकान सिर्फ दिखावे के लिए थी, जबकि असली काम गैस की अवैध बिक्री का चल रहा था। अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दुकानदार को पकड़ लिया और सिलेंडर जब्त कर लिया। जब प्रशासन ने कहा कि गैस की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और किसी को भी नियम तोड़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि अगर कहीं भी गैस की कालाबाजारी की जानकारी मिले तो फिर तुरंत सूचना दें, ताकि सख्त कार्रवाई की जा सके। बिहार बोर्ड में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिवीजन के लिए कितने नंबर चाहिए, यहाँ समझिए। दरअसल बिहार बोर्ड के रिजल्ट आने के समय सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन और फिर थर्ड डिवीजन कितने नंबर पर मिलता है। तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के नियम के अनुसार कुल 500 अंकों के आधार पर डिवीजन तय किया जाता है। अगर कोई छात्र 300 या फिर उससे ज़्यादा अंक लाते हैं तो उसे फर्स्ट डिवीजन कहा जाता है, जिसे अच्छा रिजल्ट माना जाता है। वहीं पर अगर छात्र के कुल अंक 225 से 299 के बीच होते हैं तो फिर उसे सेकेंड डिवीजन मिलता है। वहीं पर 150 से 224 अंक लाने वाले छात्रों को थर्ड डिवीजन दिया जाता है। अगर किसी छात्र के कुल अंक 150 से कम होते हैं तो फिर उसे फेल माना जाता है और उसे दोबारा परीक्षा देनी पड़ती है। वहीं पर बिहार बोर्ड के नियम के अनुसार पास होने के लिए हर विषय में कम से कम 30% अंक लाना जरूरी होता है। इसके साथ साथ कुल अंक भी पासिंग मार्क्स से ऊपर होनी चाहिए, तभी छात्र को पास घोषित किया जाता है। यही नियम मैट्रिक और इंटर दोनों में लगभग एक जैसा लागू होता है।
फर्जी आईएएस का खेल, बिहार से यूपी तक नकली अफसरों की बार, सम्मान के बाद खुली पोल। दरअसल बात यह है कि यूपीएससी रिजल्ट को लेकर के एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश तक कई जगहों पर फर्जी आईएएस बनने के मामले सामने आए हैं, जहाँ कुछ लोगों ने खुद को यूपीएससी में सफल बता करके सम्मान तक ले लिया, लेकिन बाद में सच्चाई सामने आने पर हड़कंप मच गया। इस घटना के बाद प्रशासन भी सतर्क हो गया है, जब बताया जा रहा है कि कई लोगों ने सोशल मीडिया पर खुद को आईएएस बता करके झूठा दावा किया और गाँव समाज में उनका सम्मान भी किया गया। जहां कहीं पर कार्यक्रम के दौरान ही शक हुआ तो फिर कहीं जांच के बाद पता चला है कि रिजल्ट में उनका नाम ही नहीं है। जहां एक मामले में तो सम्मान मिलने के बाद कथित अफसर वहां से निकल गया और बाद में पूरा मामला फर्जी निकला। अधिकारियों का कहना है कि यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम को लेकर के फर्जी दावा करना गंभीर अपराध है। जहां अब ऐसे मामलों की जांच की जा रही है और दोषियों पर कार्रवाई की बात कही गई है। इस घटना के बाद लोगों से अपील की गई है कि किसी भी खबर पर भरोसा करने से पहले सही जानकारी जरूर जांच लें। बिहार में पहली बार पूर्व सैन्य अधिकारी बने राज्यपाल, सैयद अता हसनैन ने संभाली कमान। सैयद अता हसनैन ने संभाली कमान। दरअसल बिहार में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी पूर्व सैन्य अधिकारी को राज्यपाल बनाया गया है। जहां लेफ्टिनेंट जनरल रह चुके सैयद अता हसनैन ने राज्यपाल पद की शपथ ली है, जिसके बाद ये नियुक्ति खास मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि उन्होंने भारतीय सेना में करीब 4 दशक तक सेवा दी है और कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली है। जानकारी के अनुसार बिहार में अब तक ज्यादातर राज्यपाल प्रशासनिक सेवा, राजनीतिक या फिर न्यायपालिका से जुड़े रहे हैं। जहाँ कई पूर्व आईएएस, आईपीएस और फिर न्यायाधीश भी इस पद पर रह चुके हैं, लेकिन सेना की पृष्ठभूमि से आने वाले राज्यपाल पहली बार बने हैं, इसलिए इस नियुक्ति को अलग और खास माना जा रहा है। जब इतिहास पर नज़र डालें तो फिर आज़ादी के बाद बिहार में कई राज्यपाल नियुक्ति हुए हैं और कुछ राज्यपाल बाद में देश के बड़े पदों तक भी पहुंचे हैं। अब नए राज्यपाल के रूप में सैयद अता हसनैन के आने के बाद प्रशासनिक और फिर राजनीतिक हलकों में नई चर्चा शुरू हो गई है और इसे एक अहम बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। बेगूसराय को 330 करोड़ की सौगात, सीएम नीतीश ने कोका कोला फैक्ट्री की रखी नींव। दरअसल बात यह है कि बिहार में बेगूसराय जिले को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी सौगात दी है। करीब 330 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है, जिसमें कैंपा कोला फैक्ट्री की नींव भी रखी गई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में उद्योग और फिर रोजगार बढ़ाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है और आने वाले समय में इसका बड़ा फायदा लोगों को मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्री लगे ताकि युवाओं को रोजगार के लिए बाहर न जाना पड़े। कैंपा कोला फैक्ट्री को लेकर के उन्होंने कहा है कि इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगी और इलाके का विकास तेजी से होगा। इस दौरान कई अन्य विकास योजनाओं की भी घोषणा की है। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विरोधी दलों पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग सिर्फ आरोप लगाते हैं, लेकिन सरकार जमीन पर काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि बिहार में सड़क, बिजली, पानी और फिर उद्योग के क्षेत्र में तेजी से काम हुआ है और आगे भी विकास का काम जारी रहेगा। पटना में पोस्टर पर सियासी वार, राजद ने बीजेपी पर साधा निशाना, सड़कों पर लगे विवादित पोस्टर। दरअसल पटना की सड़कों पर लगे पोस्टर को लेकर के राजनीति गर्मा गई है। आरजेडी की ओर से लगाए गए पोस्टर में बीजेपी पर तीखा हमला बोला गया है, जब पोस्टर में अजगर सांप शब्द का इस्तेमाल करते हुए राजनीतिक संदेश दिया गया है, जिसके बाद ये मामला चर्चा का विषय बन गया है और दोनों दलों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि पोस्टर में बीजेपी के खिलाफ कड़े शब्द की लिखे गए हैं, जिसे लेकर के भाजपा नेताओं ने कड़ी आपत्ति जताई है। बीजेपी का कहना है कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल राजनीति में नहीं होना चाहिए। वहीं पर राजद की ओर से कहा गया है कि पोस्टर के जरिए सरकार की नीतियों का विरोध किया गया है। इस पोस्टर के सामने आने के बाद पटना की राजनीति का माहौल गर्मा गया है। ईरान के हमले में बिहार के मरीन इंजीनियर की चली गई जान। हॉर्मुज स्ट्रेस के पास जहाज पर हुआ हमला। जी हाँ, मध्य पूर्व से दुखद खबर सामने आई है, जहां पर ईरान से जुड़े हमले में बिहार के एक मरीन इंजीनियर की जान चली गई। बताया जा रहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट के पास एक जहाज पर आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें कई लोग घायल हुए और बिहार के रहने वाले इंजीनियर की जान चली गई। इस खबर के बाद उनके गाँव और फिर परिवार में शोक का माहौल है। जानकारी के अनुसार मरीन इंजीनियर अंतर्राष्ट्रीय जहाज पर ड्यूटी पर थे, तभी अचानक हमला हुआ, जिसके बाद जहाज को भारी नुकसान पहुंचा और उसमें मौजूद लोगों
को सुरक्षित निकालने की कोशिश की गई, लेकिन इस दौरान इंजीनियर की जान चली गई। घटना की खबर मिलते ही परिवार को सूचना दी गई, जिसके बाद पूरे इलाके में दुख की लहर फैल गई है। बताया जा रहा है कि सरकार और संबंधित विभाग मामले की जानकारी जुटा रहे हैं। परिवार ने सरकार से मदद और फिर शव को भारत लाने की मांग की है। इस घटना के बाद विदेशों में काम कर रहे भारतीयों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं और फिर लोग सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। बिहार में पंचायत जनप्रतिनिधियों को हथियार लाइसेंस का मौका, गृह विभाग ने तय की समय सीमा। दरअसल बिहार में पंचायत प्रतिनिधियों को लेकर के गृह विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार की ओर से निर्देश जारी किया गया है कि पंचायत प्रतिनिधि अगर हथियार लाइसेंस के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो फिर इसके लिए तय समय सीमा के अंदर प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इस संबंध में सभी जिलों के डीएम और फिर एसपी को सख्त निर्देश भेजे गए हैं। जारी आदेश में कहा गया है कि मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य और फिर अन्य पंचायत प्रतिनिधियों के आवेदन को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाए। अधिकारियों को साफ निर्देश दिया गया है कि सभी आवेदन की जांच नियम के अनुसार ही की जाए और फिर किसी भी स्तर पर लापरवाही ना हो। गृह विभाग का कहना है कि सुरक्षा कारणों को देखते हुए फैसला लिया गया है। सरकार ने यह भी कहा है कि तय समय सीमा के भीतर जो आवेदन आएंगे उन पर भी विचार किया जाएगा। इसलिए पंचायत प्रतिनिधियों को समय रहते जरूरी कागज जमा करने को कहा गया है। इस आदेश के बाद जिलों में प्रशासन सक्रिय हो गया है और आवेदन लेने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। बिहार में महंगी हुई रसोई गैस, समोसा, गोलगप्पा तक पहुंचे दाम, आम लोगों की बड़ी परेशानी। जी हां, बिहार में रसोई गैस की बढ़ती कीमतों का असर अब सीधे आम लोगों की जेब पर पड़ने लगा है। गैस सिलेंडर महंगा होने के कारण खाने पीने की चीज़ों के दाम भी बढ़ने लगे हैं। दुकानदारों का कहना है कि गैस की कीमत बढ़ने से लागत बढ़ गई है, इसलिए मजबूरी में समोसा, गोलगप्पा और फिर अन्य नाश्ते के दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं। जैसे छोटे दुकानदारों और फिर ठेला लगाने वालों का कहना है कि पहले जिस खर्च में काम चलता था अब उसी काम में ज़्यादा पैसा लग रहा है। होटल, ढाबा और फिर मिठाई दुकानों पर भी असर दिखाई देने लगा है। जहाँ कई जगहों पर लोगों को पहले से ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, जिससे ग्राहकों की संख्या भी कम होने लगी है। लोगों का कहना है कि गैस महंगी होने का असर हर चीज़ पर पड़ रहा है। रोज़मर्रा की चीज़ें धीरे धीरे महंगी होती जा रही है और आम आदमी की परेशानी बढ़ रही है। दुकानदारों ने सरकार से राहत देने की मांग की है ताकि छोटे कारोबारियों और फिर आम लोगों को थोड़ी राहत मिल सके। 15 जुलाई से 216 डिग्री कॉलेजों में शुरू होगी पढ़ाई, सम्राट चौधरी का बड़ा बयान। जब बिहार में उच्च शिक्षा को लेकर के बड़ा ऐलान किया गया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार के 216 डिग्री कॉलेजों में 15 जुलाई से पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी। लंबे समय से इन कॉलेजों में शैक्षणिक व्यवस्था शुरू होने का इंतजार किया जा रहा था, जिसे लेकर के अब सरकार ने तारीख तय कर दी है। सम्राट चौधरी ने बताया है कि सरकार का लक्ष्य है कि बिहार के हर जिले में बेहतर शिक्षा व्यवस्था हो और छात्रों को बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। इन कॉलेजों में पढ़ाई शुरू होने से हजारों छात्रों को फायदा मिलेगा और उन्हें अपने ही जिले में उच्च शिक्षा का मौका मिलेगा। इसके लिए जरूरी तैयारी पूरी करने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है। कॉलेजों में शिक्षक भवन और फिर जरूरी सुविधाओं को लेकर के भी काम किया जा रहा है। 15 जुलाई से पढ़ाई शुरू होने के ऐलान के बाद छात्रों और फिर अभिभावकों में खुशी देखी जा रही है और इसे शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अब बिहार में नहीं होगी कुर्सी की कमी, नीतीश कुमार ने किया नए उद्योग का शुभारंभ। जब बिहार में अब कुर्सी की कोई कमी नहीं होगी और लोगों को दूसरे राज्यों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक नए उद्योग का शुभारंभ किया है, जहां पर कुर्सी और फर्नीचर का निर्माण किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस फैक्ट्री के शुरू होने से स्थानीय स्तर पर उत्पादन बढ़ेगा और लोगों को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि अब तक बिहार की कई चीजों के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन सरकार का प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान राज्य के अंदर ही बने। इस नए उद्योग के शुरू होने से फर्नीचर का उत्पादन बढ़ेगा और सरकारी दफ्तरों, स्कूलों और फिर अन्य संस्थानों के लिए भी यहीं से सामान उपलब्ध कराया जा सकेगा। उन्होंने कहा है कि बिहार में उद्योग लगाने से युवाओं को रोजगार मिलेगा और फिर पलायन कम होगा। सरकार लगातार नए नए उद्योग लगाने पर काम कर रही है ताकि बिहार आत्मनिर्भर बन सके। इस परियोजना के शुरू होने के बाद इसे रोजगार और फिर विकास की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। राज्यसभा चुनाव में कांटे की टक्कर, 5 सीटों पर 6 उम्मीदवार,
AIMIM और BSP बन सकते हैं किंग मेकर। जब बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर के सियासी माहौल गर्मा गया है, जहां इस बार 5 सीटों के लिए 6 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसके कारण मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। बताया जा रहा है कि करीब 12 साल बाद ऐसी स्थिति बनी है जब चुनाव की नौबत आई है, जहां वरना पहले ज्यादातर उम्मीदवार बिना मुकाबले ही चुन लिए जाते थे। इस बार सभी दल पूरी ताकत लगा रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इस चुनाव में AIMIM और फिर BSP के वोट काफ़ी अहम हो सकते हैं। माना जा रहा है कि दोनों पार्टियों के पास जीत की चाबी है और उनके समर्थन से ही किसी उम्मीदवार की जीत तय हो सकती है। इसी वजह से सभी दल इन पार्टियों से संपर्क में हैं और समर्थन पाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पर राज्यसभा चुनाव को लेकर के विधायकों की गिनती और फिर रणनीति पर लगातार चर्चा चल रही है। हर पार्टी अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए पूरी तैयारी में जुटी है। ऐसे में माना जा रहा है कि आखिरी समय तक सस्पेंस बना रहेगा और वोटिंग के बाद ही साफ होगा कि किसके हाथ जीत लगती है। शेखपुरा में सीएम नीतीश कुमार की 200 करोड़ की सौगात योजनाओं का शिलान्यास, लालू राज्य पर साधा निशाना। जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शेखपुरा जिले में करीब 200 करोड़ रुपए की कई विकास योजनाओं का शिलान्यास किया है। जहां इस दौरान उन्होंने कहा है कि सरकार लगातार सड़क, बिजली, पानी और फिर शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है। जहां कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई परियोजनाओं को जल्द पूरा करने का भरोसा दिलाया है। जहां सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने भाषण में पुराने समय में की सरकार का भी जिक्र किया है और कहा है कि आज जो विकास हो रहा है पहले ऐसा नहीं होता था। उन्होंने लोगों को लालू राज की याद दिलाते हुए कहा कि पहले कानून व्यवस्था और फिर विकास की स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन अब बिहार बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य है कि हर जिले में विकास पहुंचे और फिर लोगों को बुनियादी सुविधाएं मिले। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि योजनाओं को समय पर पूरा की जाए ताकि जनता को जल्दी फायदा मिल सके। इस कार्यक्रम के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। बिहार में अगला सीएम कौन? नीतीश के बाद चेहरे को लेकर के सस्पेंस बरकरार, बड़े सरप्राइज की तैयारी तेज। दरअसल बात यह है कि बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अगले चेहरे को लेकर के सस्पेंस लगातार बढ़ता जा रहा है। चर्चा हो रही है कि क्या नीतीश कुमार की जगह कोई नया चेहरा सामने आ सकता है। राजनीतिक गलियारों में यह सवाल उठ रहा है कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद आखिर कौन होगा जो बिहार का डोर संभाल सकता है, बिहार की कमान संभाल सकते हैं। तो सूत्रों के अनुसार सप्ताह के अंदर ही कई नामों को लेकर के चर्चा चल रही है, लेकिन अभी तक किसी भी नाम पर खुल करके बात सामने नहीं आ सकी है। यही वजह है कि सस्पेंस और बढ़ गया है। कुछ लोग इसे राजनीतिक रणनीति बता रहे हैं ताकि सही समय पर बड़ा फैसला लिया जा सके और विपक्ष को चौंकाया जा सके। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि आने वाले चुनाव को देखते हुए हर कदम बहुत सोच समझ करके उठाया जाएगा। अगर नेतृत्व में बदलाव होता है तो फिर उसका असर पूरे राज्य की राजनीति पर पड़ेगा। घूस लेते पकड़े गए अधिकारी पर गिरी गाज, 6500 रुपए लेते विजिलेंस ने दबोचा, RO सस्पेंड। जब बिहार में रिश्वतखोरी के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है, जब बरौली से के RO को विजिलेंस टीम ने 6500 रुपये घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि एक किसान पिछले 3 साल से अपने काम के लिए दफ्तर के चक्कर लगा रहा था, लेकिन अधिकारी पैसे की मांग कर रहा था। शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस ने जाल बिछा करके ये कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार किसान से काम करने के बदले में 6500 रुपये मांगे गए थे। इसके बाद किसान ने इसकी शिकायत विजिलेंस विभाग से की। टीम ने योजना बनाकर के आरोपी अधिकारी को रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया है। जहां गिरफ्तारी के बाद विभाग में हरकत मच गया है और तुरंत सस्पेंड करने का आदेश जारी कर दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान लगातार चल रहा है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जब विजिलेंस विभाग ने लोगों से अपील की है कि अगर कोई अधिकारी पैसे मांग रहे हैं तो तुरंत शिकायत करें। इस कार्रवाई के बाद सरकारी दफ्तरों में सख्ती बढ़ गई है और जाँच जारी है। बिहार राज्यसभा चुनाव 16 मार्च को 243 विधायक करेंगे वोट, नेताओं की बड़ी परीक्षा। जब बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर के सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। जानकारी के अनुसार कल 16 मार्च को राज्य के यानी कि बिहार के सभी 243 विधायक वोटिंग करेंगे। जब इस बार 5 सीटों के लिए मतदान होना है, जिसके कारण मुकाबला दिलचस्प हो गया है। चुनाव को लेकर के सभी दल अपने अपने विधायकों को एकजुट रखने में जुटे हैं। बताया जा रहा है कि इस चुनाव में कई बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। जब नितिन नवीन, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी जैसे नेताओं के सामने अपने उम्मीदवार को जिताने की चुनौती है। सीटों की संख्या और फिर उम्मीदवारों की स्थिति को देखते हुए हर वोट की अहमियत बढ़ गई है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इस बार मुकाबला आसान नहीं है और आखिरी समय तक सस्पेंस बना रह सकता है। यह सभी पार्टियां अपनी रणनीति मजबूत करने में लगी है और विधायकों से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। 16 मार्च की वोटिंग के बाद ही साफ होगा कि किसके खाते में जीत जाती है।
5,000 से ज़्यादा पर कटेगा बिजली कनेक्शन, विभाग की सख्त कार्रवाई। दरअसल बिजली विभाग ने बकाया बिल को लेकर के सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। विभाग ने साफ कर दिया है कि जिन उपभोक्ताओं पर 5,000 रुपये से ज़्यादा बकाया है उनका बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा। बकाया वसूली के लिए विभाग ने विशेष अभियान शुरू किया है और टीम बनाकर के अलग अलग इलाकों में जाँच की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार कई उपभोक्ता लंबे समय से बिल जमा नहीं कर रहे हैं, जिससे विभाग को नुकसान हो रहा है। इसी को देखते हुए स्ट्राइक अभियान चलाया जा रहा है। जिन उपभोक्ताओं ने जिन लोगों ने बार बार नोटिस के बाद भी बिल नहीं भरा है उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है, जब विभाग का कहना है कि नियम सभी पर बराबर लागू होगा। वहीं पर बिजली विभाग ने लोगों से अपील की है कि जल्द से जल्द अपना बकाया बिजली बिल जमा कर दें, ताकि कनेक्शन कटने की नौबत न आए। अधिकारियों ने कहा है कि अभियान आगे भी जारी रहेगा और जरूरत पड़ने पर और सख्ती की जाएगी। निशांत कुमार की उम्र पर सस्पेंस खत्म, मंत्री ने बताया जन्मतिथि, बोले 44 साल के हैं निशांत। दरअसल बिहार की राजनीति में इन दिनों निशांत कुमार को लेकर के चर्चा तेज है। इस बीच उनकी उम्र को लेकर के चल रही अटकलों पर भी विराम लग गया है। यह नीतीश सरकार के एक मंत्री ने बताया है, बयान देते हुए कहा कि निशांत कुमार 50 साल नहीं बल्कि 44 साल के हैं और उनकी सही जन्मतिथि भी बताई है। इस बयान के बाद सियासी गलियारों में नई चर्चा शुरू हो गई है। मंत्री ने कहा है कि सोशल मीडिया और फिर राजनीतिक बयानबाजी में कई तरह के गलत जानकारी फैलाई जा रही थी, जिसे साफ कहना जरूरी था। उन्होंने बताया है कि आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार निशांत कुमार की उम्र 44 साल है। इस बयान के सामने आने के बाद उम्र को लेकर के चल रही बहस लगभग खत्म हो गई है। निशांत कुमार को लेकर के पिछले कुछ समय से राजनीति में लगातार चर्चा हो रही है, जब कई बार उन्हें लेकर के भविष्य की राजनीति के कयास भी लगाए जा रहे हैं। ऐसे में उनकी उम्र को लेकर के आई ये जानकारी भी चर्चा का विषय बन गई है और राजनीतिक हलकों में इसे अलग अलग नज़र से देखा जा रहा है। जल जीवन हरियाली अभियान से बदली तस्वीर, 7 साल में 26,000 से ज़्यादा तालाब पोखर का जीर्णोद्धार। दरअसल बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान योजना के तहत जल स्रोतों को बचाने के लिए चलाए जा रहे काम का असर अब दिखने लगा है। जानकारी के अनुसार पिछले 7 वर्षों में 26,000 से अधिक तालाब, पोखर और फिर जल स्रोतों का जीर्णोद्धार किया गया है। जब सरकार का कहना है कि इस अभियान का मकसद सूखते जल स्रोतों को बचाना और पानी की कमी की समस्या को दूर करना है। अधिकारियों के मुताबिक कई जगहों पर पुराने तालाब और पोखर पूरी तरह खत्म होने की कगार पर थे, लेकिन अभियान के तहत उनकी सफाई, गहराई बढ़ाने और फिर मरम्मत का काम किया गया। इससे जल स्तर सुधारने में मदद मिली है और गांव में पानी की उपलब्धता पहले से बेहतर हुई है। इस योजना से खेती और फिर पर्यावरण दोनों को फायदा मिलने की बात कही जा रही है। वहीं पर सरकार का कहना है कि जल जीवन हरियाली अभियान योजना को आगे भी जारी रखा जाएगा। आने वाले समय में और जल स्रोतों को ठीक करने की योजना है, ताकि सूखे और फिर पानी की कमी से निपटा जा सके। इस अभियान को पर्यावरण संरक्षण और फिर ग्रामीण विकास के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है। राशन कार्ड धारकों को चेतावनी, ई-केवाईसी नहीं कराया तो कट जाएगा नाम। जहां बिहार के एक जिले में राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी सूचना जारी की गई है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जिन लोगों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया है उसका नाम राशन कार्ड की लिस्ट से हटाया जा सकता है। सरकार की ओर से सभी लाभार्थियों को जल्द से जल्द अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है। यह अधिकारियों के अनुसार ई-केवाईसी कराने का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ सही लोगों तक पहुँचे। कई जगहों पर फर्जी नाम या फिर गलत जानकारी मिलने की शिकायत के बाद ये कदम उठाया गया है। इसलिए सभी राशन कार्ड धारकों को निर्धारित समय के अंदर अपने नज़दीकी जन वितरण प्रणाली या फिर संबंधित केंद्र पर जाकर के ई-केवाईसी करना जरूरी बताया गया है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि तय समय के बाद जिन लोगों ने की ई-केवाईसी नहीं होगी उसका नाम लिस्ट से हटा दिया जाएगा और उन्हें राशन का लाभ नहीं मिलेगा। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि किसी भी परेशानी से बचने के लिए जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी कर लें। इस आदेश के बाद राशन कार्ड धारकों में हलचल बढ़ गई है। पीएम सूर्य घर योजना से बिहार के 2.5 लाख घरों को मिलेगी सोलर बिजली, बिना स्मार्टफोन भी कर सकेंगे आवेदन। दरअसल बिहार के लोगों के लिए पीएम सूर्य घर योजना को लेकर के बड़ी खबर सामने आई है। इस योजना के तहत बिहार के करीब 2.5 लाख घरों में सोलर बिजली लगाने के लक्ष्य रखा गया है। जब सरकार का कहना है कि इससे लोगों का बिजली बिल कम होगा और साफ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। खास बात यह है कि अब इस योजना में बिना स्मार्टफोन वाले भी आसानी से आवेदन कर सकते हैं। अधिकारियों के अनुसार पहले आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन होने के कारण कई लोगों को दिक्कत हो रही थी, जब सरकार ने सुविधा देते हुए ऑफलाइन व्यवस्था कर दी है, ताकि गांव और फिर छोटे शहरों के लोग भी योजना का लाभ ले सके। इसके लिए
बिजली विभाग और फिर संबंधित कार्यालयों में आवेदन जमा करने की सुविधा दी जाएगी। सरकार का कहना है कि पीएम सूर्य घर योजना का मकसद ज़्यादा से ज़्यादा घरों तक सोलर ऊर्जा पहुंचाना है, जिससे बिजली की बचत होगी और फिर लोगों को सस्ती बिजली मिलेगी। आने वाले समय में इस योजना का दायरा और बढ़ाने की तैयारी में है। बेगूसराय में सभा के दौरान भड़के सीएम नीतीश, बोले हम बोलना बंद कर दें क्या। दरअसल बात है कि बेगूसराय में आयोजित एक सभा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक नाराज हो गए। भाषण के बीच में शोर शराबा होने पर उन्होंने मंच से ही कह दिया कि अगर आप लोग नहीं सुनना चाहते हैं तो फिर हम बोलना बंद कर दें क्या। इस बयान के बाद कुछ देर के लिए माहौल गंभीर हो गया है और फिर कार्यक्रम में मौजूद लोग शांत हो गए हैं। जब बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री विकास योजनाओं को लेकर के लोगों को संबोधित कर रहे थे, जब तभी बीच बीच में आवाज़ आने लगी। इस पर उन्होंने नाराजगी जताई है और कहा है कि जब काम की बात हो रही है तो फिर ध्यान से सुनना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार लगातार विकास के लिए काम कर रही है और फिर लोगों के सहयोग से ही राज्य आगे बढ़ेगा। जब कुछ देर बाद माहौल शांत होने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिर से अपने भाषण शुरू किया और योजना के बारे में जानकारी दी है। कार्यक्रम में कई विकास परियोजनाओं का जिक्र किया गया है और लोगों से सहयोग की अपील भी की गई है। बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट 2026, ऐसे देखिए अपना रिजल्ट। दरअसल बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट रिजल्ट 2026 का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए जरूरी खबर है। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के अपना परिणाम देख सकेंगे। इसके लिए छात्रों को अपना रोल नंबर और फिर रोल कोड डालना होगा। इसके बाद स्क्रीन पर पूरा रिजल्ट दिखाई देगा। रिजल्ट देखने के बाद छात्र बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ और फिर रिजल्ट वाले लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद मांगी गई जानकारी भर करके सबमिट करें। रिजल्ट खुलने के बाद छात्र उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं और प्रिंट निकाल करके रख सकते हैं। या किसी भी समस्या की स्थिति में बोर्ड की हेल्पलाइन से संपर्क करने की सलाह दी गई है। वहीं पर बोर्ड की ओर से कहा गया है कि रिजल्ट जारी होने के समय वेबसाइट पर ज़्यादा ट्रैफिक होने से दिक्कतें आ सकती है, इसलिए छात्र घबराएं नहीं और कुछ देर बाद फिर से कोशिश करें। जी हाँ, रिजल्ट के साथ ही पास प्रतिशत और फिर टॉपर की जानकारी भी जारी की जाएगी। छात्रों को सलाह दी गई है कि सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट से ही अपना रिजल्ट देखें। बिहार मौसम अलर्ट, अगले 72 घंटे भारी आंधी तूफान और ओलावृष्टि की चेतावनी। बिहार के मौसम को लेकर के बड़ा अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 72 घंटे में बिहार के कई जिलों के लिए भारी रह सकता है, जहाँ तेज आंधी, बारिश और फिर ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। अचानक बदलते मौसम को देखते हुए प्रशासन को भी अलर्ट रखा गया है। मौसम विभाग के अनुसार कई जिलों में तेज हवा के साथ बिजली गिरने का भी खतरा है। खास करके उत्तर और फिर मध्य बिहार के इलाकों में ज़्यादा असर देखने को मिल सकता है। तो किसानों को भी सावधान रहने को कहा गया है, क्योंकि खराब मौसम से फसलों को नुकसान हो सकता है। लोगों से अपील की गई है कि खराब मौसम के दौरान खुले मैदान, पेड़ और फिर बिजली के खंभों के पास न जाएं। अधिकारियों ने कहा है कि अगले 3 दिनों तक मौसम का मिजाज बदलता रहेगा, इसलिए सभी लोग मौसम की जानकारी पर नजर बनाए रखें। आपदा प्रबंधन विभाग को भी तैयार रहने का निर्देश दिया गया है। ज़रूरत पड़ने पर तुरंत मदद पहुंचाने के लिए टीमों को अलर्ट रखा गया है, ताकि किसी तरह की घटना होने पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। दोस्तों, बहादुरगंज के जाम अब जानलेवा बनता जा रहा है। यहाँ तक कि एम्बुलेंस फंस जा रही है, मरीज तड़पते रह जाते हैं। जहाँ बहादुरगंज आने जाने वाले लोगों के लिए इन दिनों सबसे बड़ी परेशानी अगर कोई है तो वह है लगातार लगने वाला भीषण जाम। खास करके झांसी रानी चौक से कॉलेज चौक तक हर दिन ऐसी स्थिति बन जाती है कि सड़क पर चलना तक मुश्किल हो जाता है। हजारों लोग रोज इस जाम में फंस करके घंटों परेशान हो जाते हैं। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि कई बार एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी गाड़ियां भी जाम में फंस करके रह जाती है, जिससे लोगों की जान तक खतरे में पड़ जाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस जाम की सबसे बड़ी वजह सड़क पर लगने वाली सब्जी की दुकानें हैं। जहाँ कई दुकानदार सड़क के किनारे नहीं बल्कि सीधे सड़क के ऊपर ही दुकान लगा देते हैं। इसके बाद उनके ग्राहक अपनी बाइक और गाड़ियां सड़क पर ही खड़ी करके खरीदारी करने लगते हैं। इससे सड़क की आधी जगह पहले ही घिर जाती है। जब ऊपर से ऑटो और फिर टोटो चालकों ने भी सड़क को ही स्टैंड बना दिया है, जिससे हालात और खराब हो जाते हैं। जब परिणाम यह होता है कि सुबह से शाम तक यहाँ पर लंबी लंबी गाड़ियों की कतार लग जाती है। राहगीरों को एक छोटे से रास्ते को पार करने में भी काफी समय लग जाता है। कई बार तो स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि एम्बुलेंस जाम में फंस जाती है और मरीज को अस्पताल पहुंचाने में भी देर हो जाती है। स्थानीय लोगों का दावा है कि पिछले कुछ वर्षों में ऐसी घटनाएं भी सामने आई है जब एम्बुलेंस जाम में फंसने की वजह से मरीज की जान चली गई है। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर बहादुरगंज का प्रशासन और फिर पुलिस इस समस्या पर सख्त कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं। जब लोग कहते हैं कि जाम की समस्या नई नहीं है, बल्कि ये कई सालों से चली आ रही है,
इसके बावजूद भी अब तक कोई भी अस्थायी समाधान नहीं निकाला गया है। स्थानीय लोगों की मांग है कि सड़क पर अवैध रूप से दुकान लगाने वालों के लिए अलग व्यवस्था की जाए और फिर ऑटो टोटो के लिए निर्धारित स्टैंड बनाया जाए। साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस की नियमित तैनाती की जाए। अगर समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो फिर बहादुरगंज का ये जाम सिर्फ परेशानी नहीं बल्कि एक बड़ी दुर्घटना का कारण भी बन सकता है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस गंभीर समस्या को कब तक नजरअंदाज करता है और कब बहादुरगंज की सड़कों को जाम से राहत मिलती है। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, किशनगंज में जंगली हाथियों का फिर से तांडव शुरू हो चुका है। लगातार हर साल दिगल बैंक में, किशनगंज के दिगल बैंक में जंगली हाथियों का तांडव देखा जाता है। यहाँ पर लगे इलाके के फसलें और घरों को तबाह और बर्बाद कर दी जाती है। किशनगंज के सीमावर्ती गांव में इन दिनों डर का माहौल है। रात सोते ही लोगों की नींद उड़ जाती है क्योंकि जंगल से निकल करके जंगली हाथियों का झुंड कभी भी गाँव में घुस जाता है। खेत उजड़ जाते हैं, घर टूट रहे हैं और लोग अपनी जान बचाने के लिए रात में ही घर छोड़ करके भागने को मजबूर हैं। दिगल बैंक प्रखंड के कई गांवों में पिछले कुछ दिनों से हाथियों का आतंक बढ़ गया है, जिससे किसानों और फिर ग्रामीणों की जिंदगी डर और असुरक्षा के साए में गुजर रही है। कई गांवों में हाथियों का झुंड पिछले कई दिनों से डेरा डाले हुए हैं। ये हाथी खेतों में लगी मक्के की फसल को रौंद रहे हैं और कभी कभी गांव में घुसकर के घरों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। गुरुवार देर रात एक दर्दनाक घटना से सामने आई जब झुंड से अलग हुआ एक हाथी बिहार टोला निवासी गोपी महतो के घर में घुस गया। तेज हवा और बारिश के बीच अचानक घर की दीवारें टूटने की आवाज आई तो फिर परिवार के लोग घबरा करके बाहर भागे। सामने विशाल हाथी को देख करके पैरों तले जमीन खिसक गई। जब परिवार के लोग किसी तरह अपनी जान बचा करके बाहर भागे, हाथी ने घर के अंदर रखा चावल और अनाज भी बर्बाद कर दिया। करीब आधे घंटे तक वह घर के आंगन में उत्पात मचाता रहा। ग्रामीण बताते हैं कि हाथियों का ये झुंड नेपाल के जंगलों से आता है और भोजन की तलाश में भारतीय सीमा में प्रवेश कर जाता है। जैसे जैसे मक्के और फिर धान की फसल तैयार होती है, हाथियों का हमला भी बढ़ जाता है। कई गाँव में किसान रात भर जाग करके खेतों की रखवाली करने को मजबूर हैं, लेकिन इतने बड़े जानवरों के सामने उनकी कोशिशें अक्सर बेअसर हो जाती है, बेकार हो जाती है। हाथियों के डर से गांव में दहशत का माहौल है। जब बच्चे, बुजुर्ग और फिर महिलाएं सबसे ज्यादा डरे हुए हैं। जब कई परिवारों का कहना है कि अगर समय रहते लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं तो फिर बड़ी अनहोनी हो सकती थी। ग्रामीणों का आरोप है कि बार-बार ऐसी घटनाएं होने के बावजूद भी वन विभाग की टीम समय पर नहीं पहुंचती है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि अब प्रभावित गाँव में टीम भेजी जा रही है और हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। साथ ही साथ लोगों से सावधानी बरतने की और फिर हाथियों को गाँव से दूर रखने के उपाय अपनाने की अपील की गई है। वहीं पर फिलहाल सीमावर्ती गांव के लोग एक ही दुआ कर रहे हैं कि जल्द ही हाथियों का झुंड जंगल की ओर लौट जाए ताकि उनके घरों और खेतों में फिर से सुकून लौट सके। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।